बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन ममालिक भी साजिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान को पहले रोज़ से, उसके क़याम के पहले दिन से मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर पर होस्टाइल हुकूमतों का सामना था। अब सीपेक के कंटेक्स्ट में चीन के दुश्मन भी पाकिस्तान में सरगर्म अमल हो गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आपका अपना घर इन ऑर्डर हो तो कोई भी दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या चीन के ख़िलाफ़ उसकी दुश्मनों ने साजिशें नहीं की होंगी और क्या अब नहीं कर रहे होंगे? इसी तरह क्या ईरान के ख़िलाफ़ उसके दुश्मन साजिशें नहीं कर रहे हैं? क्या तुर्की और मलेशिया के ख़िलाफ़ उसके दुश्मन साजिशें नहीं कर रहे होंगे? लेकिन उन साजिशों को तभी नाकाम बनाया जा सकता है कि जब आपका अपना घर इन ऑर्डर हो, इन प्लेस हो। वो जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं कि अ मैन कैन नॉट राइड योर बैक अनलेस इट इज़ बेंट। पाकिस्तान के अंदर सियासी रहनुमाओं की तरफ से तो वक्तन फ़वक्तन इस तरफ इशारा किया जाता रहा, लेकिन पहली मरतबा शायद पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने बड़े वाशिकाब अल्फाज में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन हमें अपने घर की तरफ भी ध्यान देना होगा। चुनांचे आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर घर को इन ऑर्डर करना है तो पहले तो ये है कि हम तशख़ीस कर सकें कि हमारे मसाइल है क्या, घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं क्या और उनका हल क्या है, हमें क्या कुछ करना चाहिए बेइज़्ज़त कौम। हमारे साथ शुरकाए गुफ्तगू होंगे जनाब फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी, जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। तो तीनों बड़ी जमातों के तीन अहम लोग हमारे साथ हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो घर को आजकल चलाने वालों में फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, तो उनसे मैं आगाज़ करूँ। बिल्कुल, मुझसे भी ले तो हाँ इजाज़त। मुझे भी बुलाया है, मैं भी मेहमान हूँ। उनका कहने का मतलब है कि हम इतने भी रेलेवेंट नहीं हैं। नहीं वैसे तो ले अखलाकी तौर पे ही, वरना मैंने वैसे कौन सा आपको मना कर दिया। आपकी इजाज़त है? जी जी प्लीज। हाँ, प्लीज मैंने ज़रा आपके साथ मैं समझ गया हूँ, वो काम किया, वही सलूक हो रहा है, वही हुआ जो पीडीएम इनके साथ हुआ है, जो जरदारी साहब ने आप लोगों के साथ किया है। तो मैंने कहा कि ज़रा इसलिए इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल आपने भी कर दिया वही तो हाँ, अच्छा आपकी इजाज़त है? अब जी जी मैं उनसे, आप क्या महसूस करते जब हम कहते हैं कि हमारा अपना घर इन ऑर्डर नहीं है, तो क्या मसाइल है हमारे अपने दाखिल में? देखिए प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक दफ़ा ये कहा था कि इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी स्टूपिड, कि सारा जो खेल है वो मईशत का है। और जाहिर है कि अगर आपकी मईशत, पहली बात तो ये समझिए कि आखिरी जो एक्सेशन दुनिया की तारीख़ में हुई है वो फ़लस्तीन की हुई है, जो गोलान की पहाड़ियों के ऊपर और उस पर इज़राइल ने कब्ज़ा किया और एक्सटेंशन की। इसके अलावा जो दो बड़ी एक्सेशंस हुई, अफ़गानिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा किया, वो वापस जाना पड़ा। कुवैत के ऊपर इराक़ ने कब्ज़ा किया और उसको डिक्लेयर किया अपना हिस्सा और उसको भी वापस जाना पड़ा। दुनिया में ये रवायती जंगें पहले ऐसे ही होती थी कि कश्मीर तो शुरू से हमारा उस तरीके से एक्सेशन नहीं हुआ, वो तो उन्होंने जो है वो नहीं, वो उस वक्त ही समझिए कि हम अगर एक्सेशन से मुराद ये होती है कि किसी सेटल्ड उसके ऊपर जाके, तो उसको तो हम हिस्सा ही नहीं मानते ना उनका। सो उसके बाद कोई ऐसी अभी तक एक्सेशन नहीं हुई। पहले क्या होता था? एनेक्सेशन। इसी तरीके अपनी हिस्ट्री को भी अगर आप देखें तो आप वैसे ही आपका जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान में है, तो हमेशा अफ़गानिस्तान से रूलर आते थे, वो यहाँ पे जंग करते थे, लूट मार करते थे, वापस चले जाते थे। फिर हमेशा जब पुरानी हिस्ट्री में चले जाएं तो भी चंगेज़ खान का आप उठा के देखें, बाकियों का उठा के देखें, वो ऐसे ही रहता था, वो आते थे चले जाते थे। और अब क्यों ये मुल्क अब दूसरे मुल्क को अपना हिस्सा क्यों नहीं बना लेते? इसलिए नहीं बना लेते कि उसकी जो आबादी, मसलन अफ़गानिस्तान अगर आप ट्रेडिशनल सेंस में देखें तो अफ़गानिस्तान तो 3 घंटे में अमेरिका ने फ़तह कर लिया था, लेकिन आज तक हम कहते हैं अमेरिका वो जंग नहीं जीता। हम क्यों कहते हैं? इसलिए कि अमेरिका अफ़गानिस्तान को एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सका।
उसकी जो आबादी होती है वो गले पड़ जाती है। लिहाजा आप ज़रा आज पे आ जाए ना, आजकल इमरान खान साहब भी तारीख का लेक्चर हमें देखते हैं और अभी तो ज़रा आज के घर में क्या प्रॉब्लम इसलिए कि जब तक आप समझेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। वैसे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो हुआ यह है कि जो जनरल बाजवा साहब ने और उससे पहले एक दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की है, एक्चुअली उन्होंने नई रियलिटीज़ के ऊपर जो है वो फोकस किया है। और ये बड़ी आई वुड से कि उस हवाले से एक बड़ी इनलाइटेंड अप्रोच थी। उन्होंने ये कहा है कि अब जो दुनिया की रियलिटीज़ चेंज हो गई हैं और अब आप जाकर के जो इवन जो जंगें भी हैं या दुश्मनों से डील करने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ हो गया। सो अब आप क्या करेंगे कि आप एक अपने मुल्क को, अब जैसे अमेरिका चीन की जो लड़ाई है उसमें कहीं को फिज़िकल तो है नहीं, इवन अमेरिका कोशिश करता है कि चीन से एक मामला हद से ज़्यादा ख़राब भी ना हो, क्योंकि लड़ाई जो है वो इकॉनमी के ऊपर आई हुई है और इकॉनमी में भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आई हुई है। सो ये जो उन्होंने कहा है कि हमें अपने घर को ठीक करना है, उसका बुनियादी मकसद यही है कि हम किस तरह से एक सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, अपने कदमों के ऊपर खड़े हो सकते हैं मईशत में। हमें ये ना हो कि हमें बाहर जाना पड़ता है, कर्ज़े लेने पड़ते हैं, मैनेजमेंट करनी पड़ती है। हम कैसे वो निज़ाम वज़ा करें जिसमें सियासी इस्तेहकाम नंबर 1 है, मुआशी इस्तेहकाम नंबर 2 है। नहीं तो अब अगर ये FATF का हमारा मसला है ग्रे लिस्ट में, तो उसमें हम इस वजह से तो नहीं है कि हमारी इकानमी ख़राब है, बल्कि कुछ और वजह से हम ग्रे लिस्ट में हैं जिसकी वजह से हमारी इकानमी ख़राब हो रही है। तो मेरे ख्याल में तो घर के ठीक ना होने का मतलब कुछ और है। नहीं, वो भी सही है। देखिए बात यह है कि हमारी एक हिस्ट्री रही है अफ़गानिस्तान की लड़ाई के बाद, और जाहिर है कि इस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ़ कोई ये जो हमारा घर है कोई सिर्फ हमारी वजह से ही ख़राब नहीं है। इसमें जो बहुत सारा हिस्सा इंटरनेशनल उस पॉलिसीज़ का है जो कि इस खत्ते की तरफ रही हैं। वो एक बड़ी मशहूर किताब है ना, क्रुएलिटी ऑफ ज्योग्राफी। वो आप ज्योग्राफी की वजह से, जोग्राफियाई अपनी जो हदूद है उसकी वजह से भी आपको कई मुसीबतों, देखिए सोवियत यूनियन ने हमसे पूछ के तो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा नहीं किया था, उसामा बिन लादेन ने हमसे पूछ के तो न्यूयॉर्क पे बम नहीं मार दिया था, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस में तो हमें हिस्सादार बनना पड़ा और हमें सहने पड़े। तो ये चीज़ें हो जाती हैं और अपनी रियलिटीज़ हैं हर वक्त की। अब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ आ जाऊँ। डॉक्टर साहब, आपकी क्या तशख़ीस है, क्या मसले हैं हमारे अपने घर में? मेरा ख्याल है जी कि ये जो, अगर मैं चौधरी साहब वाली लाइन को आगे बढ़ाऊं, तो जिस मुल्क के अंदर कोई रूल बुक ना हो वो एक मुआशी तरक्की कर नहीं सकता। जिस मुल्क के अंदर जब मर्ज़ी कोई मिलिशिया बन जाए, जब कोई मर्ज़ी मिलिशिया ख़त्म हो जाए, जिस मुल्क में अभी हमारे जिस तरह के अभी ये रिसेंटली आपके सामने आया कि 100 लोगों का जो सेनेटर्स हैं, जो पार्लिमान के मेंबर हैं, जो पार्लिमान में बैठे हुए हैं, जिसके अंदर 2 22वें ग्रेड के अफसरान हैं, उसके ऊपर चेयरमैन हैं, पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं, पूरा मुल्क देख रहा है। वहाँ पे नहीं, मैं वहीं पे भी जा रहा हूँ जी, वहाँ पे आपको 100 लोगों का इलेक्शन ना करवा सकें और आपको 6 कैमरे 3 मुरब्बा फुट में मिल जाएं, तो ऐसे मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की कैसे हो सकती है जहाँ पे कभी मिलिशिया बन जाए, कभी इलेक्शन रिग हो जाए। ने कैमरे लगाए थे, अगर आप लोग ना हटाते सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाता। आपके सामने पकड़वाया कैमरा, मगर लगाए फवाद ने नहीं थे। लेकिन 54,000 रुपए का बिल भेजा है, वो नहीं, वो दे देंगे हम, अब कोई बात नहीं। देखिए जो असल बात है, जो मैं बड़ी बात करना चाहता हूँ, वो है कि हर मुल्क की जो मईशत है ना, वो मुल्क की सियासत की कैद में होती है। आप कोई पॉलिटिकल साइंस की किताब उठा के देख लें, मुल्क की सियासी इस्तेहकाम और सियासी रूल बुक जो है वो इस्तेहकाम देती है जिसमें मुआशी तरक्की होती है। मुआशी तरक्की सिर्फ ये नहीं होती कि आज इधर हम ये बना देते हैं, कल ये बना देते हैं और हमने एक ब्रिज बना दी है और इस वजह से लोग हमारे दुश्मन हो गए, ऐसे नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे यहाँ कोई कानून, आइन, कोई रूल बुक, कोई थोड़ी सी कोई नहीं उसकी वज़ाक़ता निकलेगी, तब तक हमारी मुआशी तरक्की जी हाँ इसी तरह हैज़र्ड तरीके से बढ़ती रहेगी। और इसी तरह जब मर्जी रूल बुक को आप वायलेट करें तो एक मिलिशिया बना लें, रूल बुक को वायलेट करके जब उसको खत्म करना हो तो खत्म कर दें, और ना इस्लामाबाद पे हमलावर होने की तैयारी करें, यानी आपको बताएं कि हम इतने मील दूर रह गए हैं। आपको मालूम है एक ज़माने में ये था कि यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये, और यही बात आपने देखा नवाज शरीफ साहब ने भी की, ये डॉन वाला जो मामला था वो यही कह रहे थे कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए। आज सब लोग यही कह रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे भी यही कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे यहाँ थोड़ा सा जो भी तारीखी पस मंज़र में जो चीज़ें हुई हैं उनको ठीक करना ज़रूरी है। ये मुल्क अगर उस तरीके से ठीक नहीं होगा, इसकी रूल बुक ठीक नहीं होगी, और रूल बुक है आइन,
और उसकी मुताबिकत से तमाम चीज़ें नहीं होंगी, इलेक्शन भी, जंगें भी, सुलह भी, सफाई भी, हर चीज़ जब तक उस रूल बुक के मुताबिक नहीं होगी हम मुआशी तरक्की नहीं रूल ऑफ लॉ आगे नहीं बढ़ सकते। और हर तबके और हर फर्द पे कानून के इतलाक का पुख्तान। कानून तो सुबॉर्डिनेट है ना। जब आइन के ऊपर आप आइन को पामाल करें, जब आइनी जो तरीक़ाकार है उसके अंदर भी उसकी भी आप ना कर सकें इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर कानून तो उससे सब सबॉर्डिनेट है। तो मैं इसमें से कह रहा हूं कि जब तक ये नहीं होगा, जब तक जिस तरह चौधरी साहब भी कह रहे थे सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तब तक एक बंदे की मर्जी होगी कुछ बना देगा, एक बंदे की मर्जी होगी तोड़ देगा। 2 दिन बाद दिल करेगा हमें ये नहीं पसंद, हो कहेगा कैमरे लगा दो, फिर कहेगा अच्छा चलो आज हटा लेते हैं। इस तरह नहीं चल सकता। इस तरह तो परचून की दुकान नहीं चल सकती, तो मुल्क कैसे चल सकता है? अच्छा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आपकी क्या तशख़ीस है कि क्या प्रॉब्लम है हमारे घर के अंदर? देखिए, बाजवा साहब का मेरे ख्याल से जिस जानिब इशारा था और उनकी पूरी तकरीर का मतन जो आज अखबारात में छपा है, ये बात तो किसी से ढकी छुपी है नहीं कि पाकिस्तान को एक मखसूस कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया में देखा जाता है, और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान में अमेरिकन इन्वेजन के बाद FPAC है। पाकिस्तान के लिए कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, बस एक ही नज़र से पाकिस्तान को देखा जाता है। और पिछले जो 30-40 साल इस मुल्क में USSR की इन्वेजन के बाद जो गुजरे हैं, उसमें इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने, इस मुल्क की मिलिट्री लीडरशिप ने, सब ने मिलकर एक मखसूस जहनीत को फ़रोग़ दिया। वो मखसूस जहनीत जो थी, एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन, मजहबी इंतहा पसंदी, सबसे पहले तो वो क्योंकि अमेरिका बहादुर के मफाद में थी, क्योंकि USSR को शिकस्त देनी थी, अमेरिका की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है जी। और फिर उसके बाद जब अफ़गान वॉर ख़त्म हुई, USSR चला गया, तो वहाँ पर हमसे जो थोड़ी सी बहुत बड़ी, थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, एक बहुत बड़ी जो हमसे गलती हुई वो ये कि हम उस पॉलिसी से डिटैच नहीं कर सके, बल्कि हमने उस पॉलिसी को मज़ीद इस्तेमाल करना शुरू किया और उसकी ओनरशिप ले ली। एक फिर सोच जो उभर कर सामने आई वो ये थी कि हम ने क्योंकि मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देकर हमने USSR को शिकस्त दी है, एक सुपर पावर को शिकस्त दी है, तो हम कश्मीर भी इसी तरह फ़तह कर सकते हैं। और फिर हमारे यहाँ जो सारा एक पिछले 2-3 दहाइयों में जो चीज़ें होती रहीं वो आप सबके सामने, अमन की ख्वाहिश बाहर तौर उसको फ़ौक़ियत हासिल है हर बाकी किसी और चीज़ पे, तमाम चीज़ें ज़िम्नी हैं, अमन की ख्वाहिश को फ़ौक़ियत हासिल है, पीरियड। लेकिन जहन में, और ये अच्छी उन्होंने बात की, खुशाइंद है कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है इवेंचुअली वो उस मुकाम पर पहुंच गई है, हमेशा जो बातें सियासतदान करते आए, शहीद बेनज़ीर भुट्टो तालिबान के हवाले से, रेडिकलाइजेशन के हवाले से, एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, ANP, फिर इन जमातों ने बड़ी कॉस्ट भी अपने व्यूज़ की वजह से अदा की। तो खुशाइंद है कि एक there's a change in thought। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ठीक है, अच्छी बात है, अमन को फ़ौक़ियत हासिल होनी चाहिए, हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखनी चाहिए, और माजी के में जो हम करते रहे उससे ये डिपार्चर एक खुशाइंद बात है। लेकिन जहन में एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है साफ़ी भाई कि इन पिछले 20, 30, 40 सालों में हमने वो नौजवान जो डॉक्टर्स बन सकते थे, जो इंजीनियर्स बन सकते थे, वकील बन सकते थे, माशरे में ब्यूरोक्रेट्स बन सकते थे, एक अच्छा किरदार अदा कर सकते थे, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते थे, रियासत ने उन्हें तलकीन की कि बंदूक उठा के जिहाद करो, और हमने उन नौजवानों को लाखों के हिसाब से वो तैयार किया। और आज तो यानी कि वो नौजवान वो हम सब के भाई हैं, ठीक है, हमारा उनसे इख्तलाफ है ज़हनी तौर पर, सोच की आमांगी नहीं है, लेकिन वो हैं तो पाकिस्तानी, मेरे और आपके हम सब के भाई हैं, और उन्हें हमने एक राह पर लगाया, और आज 30 साल बाद या 40 साल बाद हम उनको कह रहे हैं कि बस ये रास्ता अब ख़त्म। अच्छी बात है, कहना चाहिए, रोकना चाहिए, इसकी शुरुआत ही गलत थी। हमें अपना सियासी अहदाफ जो थे वो हमें सियासत के तरीके से हासिल करने चाहिए थे,
हमें अपने आप को माशी तौर पर इतना मजबूत रखना चाहिए था कि हम अपने सियासी अहदाफ को हासिल करने में हमें आसानी होती। ठीक, तो हमने ये जो पिछले 30-40 साल में वैसे अपने घर को इस पे मैं थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है मेरा आपसे जी। उसकी वजह यह है, देखें बात यह है कि 80s में जो पॉलिसी थी, अब तो हम हाइंडसाइट में बात करते हैं, लेकिन इशू ये है कि ठीक है बहुत सारे लोग कहते हैं सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में हमें क्या ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं था उस वक़्त का। अगर आप माहौल उठा के देखें, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जो हम अफ़गानिस्तान के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर USSR ने आके उस वक़्त कब्ज़ा करना था, वहाँ लड़ाई होनी थी और हमने वो लड़ाई लड़नी थी और बिल्कुल सही हमने लड़ी। उसके बाद जो 2 इवेंट्स हुए ना, एक तो नहीं उसमें फवाद एक फ़र्क भी होता है ना, दुनिया का हर मुल्क प्रॉक्सीज पालती है लेकिन अपने शहरियों को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती। देखिए 86 तक कोई हमारी लोग वहाँ पे नहीं गए थे। प्रॉब्लम ये हुई, 2 बड़े प्रॉब्लम हुए। एक तो देखें जब जनीवा अकॉर्ड हुआ तो USA ने और जो अपना वेस्ट है दोबारा उन्होंने हमें बग़ैर कोई इंक्लूजन किए जो है वो हमें अपने हाल पे छोड़ के चले गए। और ये गलती थी उनकी, ये उनकी गलती थी। अफगानिस्तान को वापस हमने रिहैबिलिटेट नहीं किया, हमसे मशवरा नहीं किया, हमें शामिल नहीं हुए। लेकिन फवाद और फिर एक सिर्फ मैं आखिरी एक पॉइंट आपको सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि उसके बाद हमारी अपनी भी गलती थी। हमारी अपनी ये गलती थी कि उस वक़्त फिर हमें अपनी जो एक्सट्रीमिज़म का एक पूरा हमने अपने मदरसों को पूरा इक्विप किया था। उस वक़्त अमेरिकन जो 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ माशाल्लाह उन्होंने लग के उस वक़्त मदरसों का हमारा जो लिटरेचर तैयार किया था। नेब्रास्का यूनिवर्सिटी ने सारा मदरसों का सिलेबस तैयार किया जिसमें जहाद को डोमिनेंस दी गई। वो जो जब वो चले गए उसके बाद हमारा ये काम था कि हम अपनी सोसाइटी को एक्सट्रीमिज्म से बाहर निकालते। लेकिन हुआ क्या, हमने वो दोनों पॉलिसी डिटैचमेंट हमने नहीं की। यही बात मैंने की। ये बात बिल्कुल सही। हमारी जो सबसे बड़ी उस वक्त की गलती थी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की, उन्होंने हमें उस हाल में उसके बाद फिर एक पॉलिटिकल, जिस तरह डॉक्टर साहब आगे बात कर रहे थे ना, पॉलिटिकल इस्तेकाम ना हो तो देखें क्या होता है। उस वक्त बीबी की गवर्नमेंट आ गई 88 में, उस वक्त सारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट बीबी की गवर्नमेंट गिराने पे लग गई। सो जो बड़ी पॉलिसीज थी हमारी वो पीछे रह गई और ये पॉलिटिकल हमारी पॉलिसीज थी वो आगे आ गई। लिहाजा वो हम जब निकल नहीं सके उससे तो फिर हम फंसते हैं। अच्छा, मैं अब अगर इसमें एक बात ऐड करूं कि देखें बात वहीं पे आ खड़ी होती है, क्यों बीबी को गिराया जाए। यानी अगर आपके पास एक किताबचा है जिसमें तमाम से पूछे ना, मैंने इसी वजह से मैंने इसी वजह से कोई नवाज शरीफ साहब को अपने आप को इससे निकाला नहीं है गुफ्तगू से, लेकिन मैं आपके सामने पेश ये कर रहा हूँ कि जब किसी चीज़ का आपके पास कोई रूल बुक ही नहीं है, तो अगर उस वक्त बेनज़ीर को गिराया और बाद में नवाज शरीफ साहब को गिराया, 2 मरतबा गिराया, अगर कोई रूल बुक नहीं है तो जिसका जंगल लॉ है कि जिसके गुमान में आ जाए कि आज इसको उल्टा दो तो उल्टा दो, तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि आज भी कैमरे लगा के जो वहाँ पे वोटिंग हो रही है। नहीं, एतराज़ किस बात पे एतराज़ है? अगर ये बातें ठीक हैं, अगर कोई हमारे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम कैसे आएगा? एक रूल बुक है ना जी, हम सारे उसका एहतराम करेंगे, उसमें जो हमने खुद दर्ज किया है, जो पाकिस्तान के लोगों की आवाम की राय के मुताबिक हमने खुद दर्ज किया है और तमाम सियासी जमातों ने मिलकर कहा है कि हाँ इन असूलों के इस मुल्क को लेकर आगे चलेंगे। अगर उन असूलों की कोई हैसियत नहीं है, अगर कोई हैसियत नहीं है तो फिर जिसके पास ताकत है मुझे बार-बार ब्रेक का कहा जा रहा है तो अच्छा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ एक नुक्ता मैं रखना चाहता हूँ कि जहाँ पर वो नौजवान एक पूरी पौध हमने तैयार की, वो इसके बहुत बड़े विक्टिम्स हैं। दूसरा जो मुझे जो ज़हन में सवाल उठता है साफ़ी भाई, वो कश्मीर के मुतालिक है कि ये जो बिल्कुल ठीक है, हमें अपने मामलात जो हैं वो मामलात रीजनल पीस होना चाहिए सारा कुछ, लेकिन इंडिया से हमारी एक हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री में हमारा कश्मीर के ऊपर एक सिर्फ मुकदमा नहीं है, हमारा हक है, हमारा क्लेम है। अगर ये उसको पसे पुष्ट भी रखना पड़े इसके लिए तो फिर इसके ऊपर ये फिर एक मेरे ख्याल से पाकिस्तान के एक प्रिंसिपल स्टांस से बहुत बड़ा डिपार्चर होगा। नहीं, लेकिन ये तो दोनों चीफ साहब ने भी और इससे पहले पीएम ने अपनी स्पीच में मेंशन किया है कि कश्मीर आपको नो, बट पीएम इन स्पीच टॉक्ड अबाउट द थर्ड ऑप्शन। लेकिन देखें कश्मीर के ऊपर उन्होंने ऑप्शंस का वो क्या है थर्ड ऑप्शन हमें बताया जाए ना जी। हम अच्छा जरा मुझे ब्रेक लेने दे नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे, उसका सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मैं अगर ब्रेक से पहले की गुफ्तगू को समेट लूँ तो फवाद के नज़दीक असल प्रॉब्लम इकॉनमी का है
आपके नज़दीक असल ये है कि आइन का एहतराम नहीं है। सियासी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम हमारा कंसेंसस है। मैंने चौधरी साहब ने कोई मुख्तलिफ बात नहीं की। चौधरी साहब और मैं दोनों ये बात करें कि मुआशी इस्तेहकाम सिर्फ सियासी इस्तेहकाम के जरिए आ सकता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सियासी इस्तेहकाम आ ही सिर्फ सकता है जब रूल बुक हो, उसके तहत फिर इस्तेहकाम आ जाएगा। हाँ, और इन्होंने ज़्यादा उस पर किया कि जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म को हमें स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए हमें वो जब आपके बात आगे बढ़ाई है, बातें तो देखें ना बुनियादी तौर पे तो तीनों बातें ठीक है। और देखें ना, जब कोई, अगेन मैं दोबारा कहूंगा कि आप किसी असूल के पाबंद हों तो आप ये चीजें नहीं कर सकते। ठीक, मुल्की मुफाद को आपको लेके चलना होगा। आपको कभी भी नहीं हो सकता कि आप करिकुलम अपना बदलने दें, चाहे अब इसमें एक मसला आता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए और सियासी मकासद के लिए भी मज़हब को बुरी तरह इस्तेमाल किया जाता है और मज़हब से नीचे जाके फिर फ़िक़ा और मसलक को भी इस्तेमाल किया जाता है। अब एक तो हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन में शरीयत सुप्रीम लॉ है और फिर फेडरल शरीयत कोर्ट है और हर हुकूमत का ये फ़र्ज़ गर्दाना गया है कि वो शरीयत की बालादस्ती के लिए वो काम करे। तो इसमें जो एक्टिविटीज़ होती है, कुछ लोग उसको मजहबी एक्सट्रीमिज़म का नाम देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारे आइन का तकाजा है कि ख़ुद आप शरीयत के गलबे के लिए जद्दोजहद करें और काम करें और हुकूमत का। तो मज़हब को की प्लेसमेंट हमारे यहाँ कोई मसला है? नहीं, बहुत मसला। देखिए ना, इसमें तो देखें, मैं हूँ, आप हैं, मुस्तफ़ा डॉक्टर साहब हैं, हमारा इस पे तो कोई किसी को एतराज़ ही नहीं है ना कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और एक दो कौमी नज़रिए के ऊपर वजूद में आया। मसला आता है जब प्राइवेट शख्स जो है वो रियासत के बजाय प्राइवेट आदमी का एक इंटरप्रटेशन मेरी होगी, तशरीह मेरी होगी कि इससे मुराद क्या है। कभी भी दुनिया में जो रियासत है, और ये तो आपको पता है ख्वारिज का जो मसला है उससे लेकर इस्लाम की हिस्ट्री में ये पूरा जो एक चैप्टर्स हैं, कभी भी रियासत अपनी जो हक है इंटरप्रटेशन का, तशरीह का, वो नीचे नहीं देती। इसीलिए इल्लामा इकबाल ने सजेस्ट किया था कि इज्तिहाद का जो हक है वो पार्लियामेंट को है और इजमा का भी जो हक है वो भी पार्लियामेंट के पास है। इसलिए जब ये डॉक्टर साहब ये बात करते हैं कि आइन को आप सुप्रीम लॉ गर्दाने, तो बुनियादी तौर के ऊपर वो कह रहे हैं कि जो हमारी पार्लिमान है उसकी जो विश है या उसकी जो इंटरप्रटेशन है वो हतमी है। इसको कोई और, अगर फॉर एग्जांपल देखें ना, एक जगह के ऊपर एक आदमी की इंटरप्रटेशन और होगी, दूसरे की और होगी, तीसरे की और होगी, तो फिर तो एक कंसेंसस। अच्छा, एग्जैक्टली यही मसला नेशनल इंटरेस्ट और कौमी मफाद के सिलसिले में नहीं है कि उसको कोर इंटरप्रेट करेगा कि भाई ये एक्ट और ये अमल कौमी मफाद के मुताबिक है। आइन में तो बड़ा ये वाज़े डिफाइंड है। आइन में तो देखें ना, जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम ताकत है, उसके पास सारा इख्तियार है। उसके बाद वफाकी काबीना जो है, जो आर्टिकल 90 के तहत वो एग्जेक्टिव सारी फंक्शन जो उसके पास है और जुडिशल फंक्शन जुडिशरी के पास है। सो आइन में तो ये जो तकसीम है बड़ी वेल डिफाइंड है। लेकिन फिर जिस तरह आगे डॉक्टर साहब ने बात की है कि अगर आप आइन की किताब को अगर हम नहीं, लेकिन से इधर उधर कर दें तो फिर तो हमने खुद भुगता है। एक ज़माना था कि हम जब पेशावर में रिपोर्टिंग करते थे, हम अगर तालिबान के ख़िलाफ़ कोई बात करते या मिलिटेंट के ख़िलाफ़ कोई बात करते तो हमें फ़ोन आ जाता था, ओए तुम नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो। ठीक, अब अगर आप उनके हक में कोई बात करें, ठीक है, तो ये इसको तो किसी काबीना ने डिफ़ाइन नहीं किया, इसको किसी उसने डिफ़ाइन नहीं किया, या फिर ये कि मामूली सा आप एक हुकूमत के नैरेटिव से इख्तिलाफ करें तो आप पे गद्दारी का और ये फतवा लग जाता है। तो सवाल ये कि उसको कौन डिफ़ाइन करे। जिस तरह मज़हब को उस तरीके से मिसयूज़ किया जाता है कि आप इख्तिलाफ करें तो इधर भी वो होता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक प्रॉब्लम एक तो यह है कि इख्तिलाफ तो कोई भी कर सकता है और कह सकता है कि मैं नहीं मानना। प्रॉब्लम क्या है, जब आप अपनी राय को असलहे के ज़ोर के ऊपर या ताकत के ज़ोर के ऊपर मनवाना शुरू कर दें, वो रियासत की हक़ नहीं किसी को दे सकती। मतलब मिसाल के तौर के ऊपर एक इंटरप्रटेशन एक बात की, एक मौलवी साहब की एक और है, दूसरे की दूसरी है, तीसरे की तीसरी है, वो अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं। ईद का ले लें, ईद के ऊपर एक कहते हैं कि आज ईद है, दूसरा कहते हैं दूसरी ईद है, तीसरा कहते हैं तीसरी ईद है। ये हक है हर एक को, इस पे नहीं आप डिबेट कर सकते कि वो ये ना कहे। हाँ, वो असली, लेकिन हमने ये देखा है, मतलब यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, इनसे कुछ चीज़ें मनवाना चाहते थे मजहबी हवालों से जबर के, तो आप लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया और कुछ और जगहों से हमने भी सपोर्ट नहीं किया। मैं दोबारा, मेरी देखिए, कोई डिबेट के अंदर हर्ज नहीं है, रिलीजियस डिबेट के अंदर भी कोई हर्ज नहीं है।
और कौमी सलामती के मामलात की डेफिनेशंस के अंदर भी कोई हर्ज नहीं है। ये डिबेट्स होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आइन के अंदर का जीनियस क्या है? तब्दीली की गुंजाइश। इसका मतलब है कि अगर किसी जगह पे आपको लगे कि ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो उस तब्दीली के तहत आप तब्दील करके 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में लेके उस इंटरप्रिटेशन को क्लियर कर दें। ये कोई मसला नहीं है। एक मसला तो वो है जो इन्होंने कहा है, वो ये है कि आप बंदूक लेके आ जाएं और आप बोलें कि मेरी इंटरप्रिटेशन है, चाहे वो सलामती की इंटरप्रिटेशन है, चाहे वो मजहब की इंटरप्रिटेशन है, तुम नहीं मारोगे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और रियासत आपको बचा ना सके। इससे ज़्यादा बुरी चीज़ उस वक्त होती है जब रियासत बंदूक लेके आ जाए और आपको बोले कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने ये इंटरप्रिटेशन मेरे वाली नहीं की। तो रियासत का मतलब हुकूमत वक्त, रियासत नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हुकूमत वक्त आ जाए कि जी मेरी इंटरप्रिटेशन है। ये डिबेट और हक सिर्फ पार्लिमान को है, चाहे वो कमेटीज़ के अंदर डिबेट हो या फिर फ्लोर के ऊपर डिबेट हो, और उसके अंदर एक कंसेंसस सामने आए कि हमने सबकी बात सुन ली है। ये तमाम तर्जुमानी करते हैं अवाम की, अवाम के तर्जुमान हैं, और कानून के नुक्ता नज़र से यानी इन्फोर्समेंट के नुक्ता नज़र से ये इंटरप्रिटेशन जो है ये ज़रूरी है। और हमें इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि इससे पहले ये बात क्लियर नहीं थी, हमने आज इसको क्लियर कर दिया। ये डिबेट सिर्फ पार्लिमान में हो सकती है, उसकी इंटरप्रिटेशन सिर्फ पार्लिमान में हो सकती है, उसकी फिर इन्फोर्समेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास है कि अब ये जो इंटरप्रिटेशन हम सब ने कर दी है ये आपकी कस्टडी में चली गई, आप हुकूमत वक्त हैं, अब आप इसको इम्प्लीमेंट करें। मुस्तफ़ा, आप इससे एग्री करते हैं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी ये तो वही बातें हैं जो डॉन लीग्स के वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप ने कही थी या पहले? बिल्कुल इनकी बात में वजन है, लॉजिक है। देखिए, और सिर्फ ये इन्होंने तो अपनी एग्जांपल दी, हमारे मुल्क में हर वो सियासी जमात या हर वो फ़र्द या हर वो सहाफ़ती इदारा जिसने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ पिछले 30-40 सालों में जब बात की तो वो गद्दार ठहराए गए। वो ना सिर्फ गद्दार ठहराए गए बल्कि उनको कई दफ़ा तो उनके ऊपर कुफर के फतवे भी लगे कि ये किस तरह की ये जिहाद के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, और जिहाद तो जिस तरीके से पूरी एक ग्लोरिफिकेशन का प्रोसेस था 30-40 सालों में, हमने जहन साजी जो की, और आज फ्रैंकली हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं कि हमारी सोसाइटी एक बहुत ओवरली रिलीजियस सोसाइटी हो गई है, और यहाँ पर किसी की अब मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं। अच्छा, इसमें मैं एक आपने जो नुक्ता उठाया ना साफ़ी भाई, मज़हब को इस्तेमाल करने वाला, ये कुछ तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में इस तरह हुआ है। वो कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग है, उन्होंने एक किताब लिखी है बहुत अच्छी, द फील्ड्स ऑफ ब्लड। उसमें उन्होंने पूरी तारीख बयान की है कि दुनिया में किस तरह मज़हब को हमेशा सियासी ताकत हासिल करने के लिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये दुनिया के बहुत से खित्तों में हुआ है। और आज खैर हमने तो देखा अपने मुल्क के अंदर ये होते हुए देखा, परस्ती और मजहब को हमेशा दोनों नेचुरल जज्बात भी है, लेकिन दोनों को मिसयूज हमेशा किया गया। लेकिन हमारे यहाँ अब हमें अगर एक कौम को अगर हमने एक सही रास्ते पे एटलीस्ट रहनुमाई करते हुए लेकर जाना है कि जहाँ पर फैसला, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सिर्फ पार्लियामान के अंदर मुशावरत के साथ हर किसी को बोलने की आज़ादी हो और वहीं पर फैसले किए जाए, उस रास्ते से अगर हमने हटाना है तो फिर उसके लिए रियासती इदारों को फिर मुकम्मल तौर पर उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना होगा। फिर ये ना हो कि आज ये जो बात कर रहे हैं, आज उनकी मौजूदगी में 30-40 साल पुरानी जो हमारी एक तारीख है वो तो तब्दील शायद होने जा रही हो, उनकी सोच हो, लेकिन फिर उसके बाद एक नया शख्स आए और फिर उसकी सोच वापस वही वाली हो और फिर सारी कौम उस तरफ चल पड़े। मुकालमे और डिबेट का एक खुला माहौल देना होगा आपको। मुकालमे और डिबेट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सारे डिबेट्स पार्लियामान के अंदर होने चाहिए, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं। मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और आज जो उनकी सोच में ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो एक तब्दीली आई है, ये ना हो, मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है कि ये सिर्फ वक्ती हो, कल को इनकी जगह कोई और शख्स हो और वो अपनी एक नई पॉलिसी ले आए और उसके बाद से हम वापस फिर जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आके खड़े हो जाए। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और हल भी आज के शुरका से जानने की कोशिश करेंगे कि तशख़ीस तो हर एक ने कर दी, लेकिन सलूशन क्या हो सकता है, किस तरह हमारा घर इन ऑर्डर हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो हमने मसाइल का जिक्र किया, मैं फवाद की बारी आपको दे रहा हूँ क्योंकि आखिर में ये कंक्लूड करे हुकूमत और रियासत के नुमाइंदा होने के नाते, लेकिन हल क्या हो सकता है, 3-4 स्टेप्स क्या उठाए जाएं कि हम
हमारा घर इन ऑर्डर हो जाए? देखिए बहुत आसान काम है। मेरे ख्याल में सॉल्यूशंस की तो हम बात करते रहे हैं। सॉल्यूशन ये है कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं, चाहे वो आइडेंटिटी के कन्फ्यूजन हैं या रिलीजियस एक्सप्रेशन के कन्फ्यूजन्स हैं या मुल्की सलामती की डेफिनेशन के कन्फ्यूजन्स हैं, क्या कहा जा सकता है क्या नहीं कहा जा सकता, आज़ादी इजहार के कन्फ्यूजन्स हैं, उनको आप असम्बली में लेकर आएँ, उनको डिबेट करें, एक ऑन गोइंग प्रोसेस के ज़रिए उस पर एक कंसेंसस डेवलप करें। कंसेंसस का मतलब ये नहीं होता कि मेरी मान लो, कंसेंसस का मतलब ये होता है कि लेट्स डिसएग्री। और आपका काम है, मीडिया आता है हमारी कमेटी की मीटिंग्स के अंदर, मीडिया बैठा होता है, मिनट मिनट को रिपोर्ट करता है कि किस शख्स ने क्या बात की है, ताकि उसकी अवामी अकाउंटेबिलिटी हो सके। तो ये डिबेट्स आप जारी रखें, इनके ऊपर कंसेंसस डेवलप करें और उस रूल्स के तहत मुल्क को चलाते चले जाएं। देखें, लेकिन वो जो माहौल जितना पोलराइज हो गया, देखें वो पोलराइजेशन वक्ती है। आप मुल्क साजी की बात कर रहे हैं, अमेरिका में थोड़ी ठीक है ना, पोलराइजेशन हुई है। आप इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि मुल्क कैसे आगे चलेगा। आप ये नहीं हमें कह रहे कि इस वक्त हम ना भी कर तो क्या हर्फ है। इलाज तो इसका यही है ना, इलाज तो यही है कि हम किसी एक किताबचे के मुताबिक किसी रूल बुक के तहत आगे चलते जाएं, और जब वो रूल्स ना काम करें तो फिर दोबारा से डिबेट करके उनको ठीक करें और आगे बढ़ते चले जाएं। बस पीछे वो किताबों में कहते थे ना, बेटा पीछे मुड़ के देखो तो पत्थर के बन जाओगे। तो पीछे मुड़ के देखने का क्या फ़ायदा अब इस वक्त? अगर कोई हमने रास्ता नया उसका तयन किया है, हम यहाँ 3 बैठ के ये बात कर सकते हैं, आपने मॉडरेशन की बड़ी अच्छी, तो हम ये असेंबलियों में बैठ के क्यों नहीं कर सकते? अगर इस वक्त नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई वक्त तो होगा जब ये बात चलेगी, कोई वक्त तो होगा ना जब ये मामलात तय होंगे, और फिर ये मुल्क आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आगे बढ़ेगा किसी असूल के तहत, तो कोई बंदा मिलिशिया नहीं बना सकेगा, जो मर्जी आ जाए। इनके भी जो कंसर्न्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एक रूल बुक ने जब डिफाइन कर दिया कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे और मुल्क की सलामती क्या है, तो ना मैं वायलेट करूंगा, ना आप करेंगे, ना चौधरी। उस डिबेट के मौज़ूआत क्या हो, उसके लिमिट्स क्या हो, और डिबेट किन के दरमियान? हमारा मेरे नुक्ता नज़र में इस वक्त जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पार्लियामान भी एक डिसफंक्शनल किस्म का एक अदारा बन चुका है, और उसको डिसफंक्शनल मेरी नज़र में एक किया गया है। सियासतदानों ने ही हल निकालने। सियासतदान विंडिकेट हुए हैं कि जो 30-40 साल से वो कहते आ रहे थे उनकी बात ठीक थी, और आज जो है वो एक एडमिशन हुआ है कि हाँ हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन गुफ्तगू फिर यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सियासत को, मीडिया को मुकम्मल आज़ाद करना चाहिए। मीडिया पे जो गुफ्तगू होगी, आज अगर हम जो बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं तो इससे कोई इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव चीज़ निकलेगी ना। अगर हम बजाय इसके कि लोगों के गले घोंट दें कि वो बात ही ना कर सकें, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? एक नई सोच किस तरह पैदा होगी? क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? तो हमें ये सारी आज़ादियाँ भी देनी पड़ेंगी। हमें पार्लियामान को भी आज़ाद करना पड़ेगा, और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, आइन पे मनो अमल दरामद। और फिर यकीन कीजिए कि ठीक है, हम सियासतदान हैं, हमारे अंदर बहुत सी खामी है, और हम ऑन मैनी ओकेजन्स वी हैव लेट द नेशन एंड द कंट्री डाउन। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन हमने बहुत सी ओकेजन्स पे अपना कौमी किरदार भी अदा किया है। तो हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क आगे तरक्की करे हमारे लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। तो उसके लिए आइन पर अमल दरामद, हर इदारा अपनी डोमेन के अंदर, और पार्लियामान और मीडिया को आज़ाद किया जाए, ताकि वो ये गुफ्तगू एक और बेहतर कंस्ट्रक्टिव तरीके से कर सके। जी फवाद सूरी साहब, देखिए मुख्तलिफ जोहते हैं बहस की, जो आपने कहा ना कि कौन से 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहले तो दोनों ने, मुस्तफ़ा ने और मुसद्दक़ साहब ने जो बात की है वो पार्लियामान की बात की है, लेकिन मेरे ख़्याल में पार्लियामान से भी पहले एक इम्पॉर्टेंट ये है, प्रॉब्लम ये होता है कि पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने वोट लेने होते हैं, और बड़े कम पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि पब्लिक ओपिनियन के ख़िलाफ़ कोई ओपिनियन दे सकें। इवन आप प्रोग्राम करते हैं ना, आपको अपनी रेटिंग्स का ख़तरा होता है, आप पॉपुलर चीज़ों के ऊपर ही प्रोग्राम कर, जिस तरह की डिबेट हमने की है, ये पाकिस्तानी मीडिया पे तो नहीं होती, मतलब कहीं बड़े कम मीडिया पे होती है, इसलिए कि रेटिंग्स नहीं आती। असल में दुनिया में जिन्होंने एक सोसाइटी को चेंज किया है ना, वो तो एकेडेमिया ने चेंज किया है। और हमेशा जो, चाहे यूनान में सुकरात से लेकर के अब तक के, हमेशा एकेडेमिया जो होता है उसने इंटेलेक्चुअल डिबेट्स को लीड किया है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारी इंटेलेक्चुअल डिबेट तो है ही नहीं, एकेडेमिया में हमारे एक रॉक स्टार्स ही कोई नहीं है। जब लोग ही हमारे पास नहीं होंगे, हम डिबेट ही नहीं, कोई नहीं। और फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी पहले इशारा किया, देखिए
अगर रियासत अपनी रिट ही कायम नहीं कर सकेगी और हर बंदा उठा के, कोई बंदा को मेरी बात पसंद नहीं आई वो आके गोली लेके मेरे पीछे बंदूक लेके लग जाएगा, तो फिर डिबेट क्या होनी है? फिर तो सोसाइटी में डिबेट ही नहीं हो सकती। सो पहली चीज़ जो सिक्योरिटी इदारों ने और हुकूमत ने इंश्योर करनी है वो ये करनी है कि डिबेट का माहौल बनाना है। ये नहीं हो सकता कि अगर मेरे बात आपको पसंद नहीं आई तो लोग जो हैं वो पीछे लग जाएंगे या फलाने के पीछे लग जाएंगे, तो इस तरह तो डिबेट नहीं हो। सो फर्स्ट थिंग इज़ सिक्योरिटी माहौल पाकिस्तान के अंदर बेहतर होना चाहिए। नंबर 2, सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम का जो साइना को नॉन है यानी बुनियाद है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसकी तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बढ़ना चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिर तीसरी बात ये है जो डॉक्टर साहब ने कही है कि हमें जो इख्तियार है वो आइन के मुताबिक 100% हमें चलाना चाहिए। ये 3 मेरा ख्याल है दर्जे हैं इस डिबेट के। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब संजीदा अंदाज में बोलते हो तो बड़ी काम की बातें भी कर जाते हैं, और आज का जरगा मैं उनके इस एक बुनियादी नुक्ते पे ख़त्म करना चाहूँगा कि बुनियाद यहाँ से पढ़नी चाहिए कि हम इस मुल्क में डिबेट और मुकालमे का माहौल पैदा करें। यकीनन इस वक्त किसी भी मसले के हवाले से मेरी राय कुछ और हो सकती है, फवाद चौधरी साहब की कुछ और हो सकती है, मुसद्दिक मलिक साहब की कुछ और हो सकती है, मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब की कुछ और हो सकती है, और मुझे अपनी राय पे इसरार करके उसमें गलती के इम्कान को तस्लीम करना चाहिए। मेरी बात गलत हो सकती है, कई चीज़ें माजी में जो मैंने अपनाई हुई थी बाद में मुझ पे उस पर गलती वाज़े हो गई। इसी तरह इंतहा पसंदी उस वक़्त पैदा हो जाती है, वो सियासी मैदान में हो, वो मज़हब के मैदान में हो, कि आप सिर्फ़ अपनी बात को हक़ समझे और दूसरे की राय को मुकम्मल बातिल और गलत समझे, और फिर उससे दहशतगर्दी यहाँ पे जन्म लेती है कि जब आप अपनी बात को मनवाने के लिए बंदूक और ताकत के इस्तेमाल पे उतर आए। तो ज़रूरत इस बात की है इस घर को दुरुस्त करने के लिए कि इस मुल्क के अंदर आज़ादाना मुकालमे का माहौल पैदा किया जाए, और वो मुकालमा मज़हब के किरदार से मुतालिक भी हो, वो सिविल मिलिट्री रिलेशन से मुतालिक भी हो, वो अदलिया और बाकी इदारों के किरदार से मुतालिक भी हो, और वो कानून साजी से मुतालिक भी हो। और ज़ाहिरी बात है कि डिबेट में फिर हर तरह की चीज़ें सामने आती है, उसका ना किसी को बुरा मनाना चाहिए और ना इसको मज़हब के लिए या फिर रियासत के लिए ख़तरा करार देना चाहिए। तो हमें बीएसएत कौम अपने ऊपर ज़रा एतमाद रखना चाहिए और इस मुबाहिसे और मुकालमे को रिवाज देना चाहिए। आज के मेहमानों के शुक्रिया के साथ आज के इस जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।